वेलकम टू बियॉन्ड नॉइज। आज हम एक बहुत ही अहम और अक्सर गलत समझे जाने वाले सवाल की गहराई में उतरेंगे। सवाल ये है, क्या वैदिक काल से ही जाति व्यवस्था उतनी ही कठोर और जन्म आधारित थी जितनी आज समझी जाती है? ये सवाल बहुत जरूरी है। हमारे पास इस विषय पर कई ऐतिहासिक स्रोत हैं, विद्वानों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस जटिल इतिहास को परत दर परत खोलें और जो पॉपुलर धारणाएं हैं उन्हें हिस्टोरिकल एविडेंस से तौलें। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। तो जब हम आज कैस्ट सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक जन्म आधारित ऊंच नीच वाली सामाजिक व्यवस्था की। मतलब एक ऐसा सोशल ऑर्डर जिसमें किसी का काम, उसका स्टेटस, शादी किससे होगी, हाँ, सब कुछ जन्म से ही तय होता है। और इसे प्योरिटी और पोल्यूशन यानी पवित्रता और अपवित्रता के नियमों से लागू किया जाता है। और यहीं पर एक बुनियादी ऐतिहासिक समस्या है। अच्छा। इस आधुनिक समझ को सीधे वैदिक समाज पर, मतलब लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व के समय पर लागू करना एक एनाक्रोनिज्म है। एनाक्रोनिज्म मतलब एक समय की बात को दूसरे समय पर थोपना। एग्जैक्टली। हमें यह समझना होगा कि ये जो 900 साल का वैदिक काल था वो खुद एक जैसा नहीं था। इतिहासकार इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। एक है अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक फेज, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। और दूसरा एक लेटर वैदिक फेज जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। और इन दोनों कालों के समाज में जमीन आसमान का फर्क था। बहुत बड़ा फर्क था। समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सब में बहुत बड़े बदलाव आए। इसलिए ये मान लेना कि जाति व्यवस्था शुरू से ही अपने पूरी तरह विकसित और कठोर रूप में मौजूद थी, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती होगी। ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर चिताते हैं कि जिसे हम प्राचीन जाति समझते हैं वो असल में बाद के समाज की रियलिटीज का एक प्रोजेक्शन है, जिससे हम पुराने समय पर थोप देते हैं। हाँ। तो फिर ये आम धारणा बनी कैसे? मतलब ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय इतिहास की शुरुआत से ही थी, हमेशा से कठोर, जन्म आधारित, और इसमें सोशल मोबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं थी। What's fascinating here is इस धारणा के बनने के पीछे कुछ ठोस वजह हैं जो इतिहास में ही छिपी हैं। ओके। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है कॉलोनियल कोडिफिकेशन। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें इस विशाल और जटिल समाज पर शासन करना था। इसके लिए उन्हें समाज को समझने की जरूरत थी, लेकिन अपने तरीके से। मतलब उन्होंने समाज को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉक्सेस में फिट करने की कोशिश की। एकदम सही। उन्होंने भारतीय समाज को कुछ तयशुदा कैटेगरीज में बांटने की कोशिश की, जो सामाजिक पहचानें पहले ज्यादा फ्लूइड थीं, मतलब जिनमें लचीलापन था, उन्हें एक रिजिड हायरार्की में डाल दिया गया। अच्छा। उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को एक इनटेम्पोरल कानून की तरह देखा, जैसे वो हमेशा से और हर जगह लागू होता हो, जबकि ऐसा था नहीं। बिल्कुल नहीं। इतिहासकार जानते हैं कि ये ग्रंथ प्रिस्क्रिप्टिव थे, डिस्क्रिप्टिव नहीं। वो बता रहे थे कि समाज कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि समाज कैसा था। राइट। और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह है नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट नैरेटिव्स, यानी राष्ट्रवादी और उसके विरोधी विचार। हाँ। आजादी के आंदोलन के दौरान और उसके बाद अलग अलग आइडियोलॉजिकल पोजीशंस ने जाति को लेकर अपनी अपनी कहानियां गढ़ी। एक पक्ष ने इसे हमेशा से एक दमनकारी व्यवस्था के रूप में देखा ताकि सामाजिक सुधारों पर जोर दिया जा सके। और दूसरा पक्ष? तो दूसरे पक्ष ने इसे एक बिनाइन एंशिएंट ऑर्डर, यानी एक अच्छी प्राचीन व्यवस्था के रूप में दिखाया, जो बाद में विदेशी हमलों की वजह से बिगड़ गई। और दोनों ही पक्षों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि ये व्यवस्था समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुई थी। हाँ, दोनों ही अप्रोचेज ने समय के साथ हुए ऐतिहासिक बदलावों को नजरअंदाज कर दिया। इतिहास की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एक सिंपल स्टोरी में खो गई। ओके, तो अगर लोकप्रिय धारणाएं पूरी तरह सही नहीं है तो सबूत क्या कहते हैं? Here's where it gets really interesting. हमें सबसे पहले कहाँ देखना चाहिए? हमें सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की ओर देखना होगा। ऋग्वेद एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 1000 से ज्यादा सूक्त हैं, लेकिन पूरे ऋग्वेद में वर्ण शब्द का समाज के 4 हिस्सों में बंटवारे के संदर्भ में जिक्र सिर्फ एक बार आता है। सिर्फ एक बार? हाँ, पुरुष सूक्त में, जो कि 10वें मंडल यानी 10वें बुक का हिस्सा है। और ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये 10वां मंडल ऋग्वेद के बाकी हिस्सों से काफी बाद में जोड़ा गया था, है ना? बिल्कुल। उसकी भाषा, उसके विचार बाकी सूक्तों से अलग हैं।
ये कॉस्मिक ओरिजिन की कहानी बताता है कि कैसे एक आदि पुरुष की बलि से ब्रह्मांड और समाज के 4 वर्ण बने। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, समाज का सीधा सरल विवरण नहीं। तो अगर पुरुष सूक्त को छोड़ दें तो बाकी ऋग्वेद समाज को कैसे दिखाता है? ऋग्वेद के ज्यादातर सूक्त समाज को जातियों में नहीं बल्कि कुलों मतलब क्लैंस और जनजातियों यानी जन में बटा हुआ दिखाते हैं। अच्छा। लोगों के काम भी तय नहीं थे। पुजारी, योद्धा और आम लोगों के बीच भूमिकाएं बदलती रहती थीं। हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक ही परिवार में अलग-अलग लोग अलग-अलग काम कर रहे हैं। वो एक बहुत फेमस सूक्त है ना? हाँ, एक सूक्त में एक कवि कहता है, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माँ पत्थर की चक्की पर अनाज पीसती हैं। ये तो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल समाज की तस्वीर है। बिल्कुल, ये एक पेस्टोरल यानी चरवाही और सेमी नोमैडिक समाज को दिखाता है, न कि एक कठोर जातीय व्यवस्था को। और यहीं पर वो वर्ण और जाति का फर्क समझना जरूरी हो जाता है, जिसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये सबसे जरूरी बात है। वर्ण एक सैद्धांतिक 4 भागों वाला क्लासिफिकेशन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये एक आइडियोलॉजिकल मॉडल था, समाज का असल विवरण नहीं। इसे आप एक तरह का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। और जाति? वहीं दूसरी तरफ जाति हजारों स्थानीय सामाजिक समूह हैं जिन्हें हम जातीस कहते हैं। ये काम, रिश्तेदारी और क्षेत्र पर आधारित थे और बहुत बाद में विकसित हुए। तो वर्ण को जाति समझ लेना ही सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलतफहमी है। एग्जैक्टली। तो ये ब्लूप्रिंट धीरे धीरे हकीकत में कैसे बदलने लगा? वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? देखिए, बाद के वैदिक ग्रंथों में जैसे यजुर्वेद, सामवेद और ब्राह्मण ग्रंथों में हमें सोशल डिफरेंशिएशन बढ़ता हुआ दिखता है। मतलब समाज में बंटवारा बढ़ा रहा था। हाँ, यज्ञ और कर्मकांड ज्यादा जटिल हो गए, जिससे पुरोहित वर्ग का महत्व बढ़ा। लेकिन तब भी वो व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी। हमें इंटरवर्ना विवाह और भूमिकाओं के बदलने के उदाहरण मिलते हैं। जो धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथ हैं, वो नॉर्मेटिव आइडियल्स बताते हैं, यानी कैसा होना चाहिए, क्या आदर्श। पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब जो पुरातात्विक सबूत हैं, वो इस बात का समर्थन नहीं करते कि इन नियमों को जमीनी स्तर पर उतनी ही सख्ती से लागू किया जाता था। बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर जमीनी हकीकत ग्रंथों से अलग थी, तो फिर अलग-अलग इतिहासकार इस पहेली के टुकड़ों को कैसे जोड़ते हैं? मुझे यकीन है कि इस पर सब एकमत तो नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो कई महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन सामने आती हैं। हर इतिहासकार सबूतों के अलग-अलग हिस्सों पर जोर देता है। तो चलिए कुछ प्रमुख इतिहासकारों की राय को समझते हैं। शुरुआत रोमेला थापर से करते हैं। उनका इस पर क्या तर्क है? रोमिला थापर का तर्क है कि शुरुआती वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि काम और धार्मिक भूमिका पर आधारित थी। उनके अनुसार समाज में भेदभाव तब बढ़ना शुरू हुआ जब गंगा के मैदानों में कृषि का विस्तार हुआ और बड़े-बड़े राज्य बनने लगे, यानी स्टेट फॉर्मेशन हुआ। अच्छा। अब शासकों को अपने शासन को लेजिटिमाइज करने यानी वैधता देने और समाज को नियंत्रित करने के लिए एक ज्यादा स्थिर सामाजिक ढांचे की जरूरत थी। और वर्ण व्यवस्था ने वो ढांचा प्रदान किया। हाँ, यानी ये एक आर्थिक और राजनीतिक जरूरत थी, कोई धार्मिक आदेश नहीं। और आर्य शर्मा का काम भी तो इसे अर्थव्यवस्था से ही जोड़ता है ना? बिल्कुल। आर्य शर्मा जाति व्यवस्था की कठोरता को सरप्लस एग्रीकल्चर मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज के उत्पादन, प्राइवेट प्रॉपर्टी के विचार और राज्य की शक्ति के उदय से जोड़ते हैं। मतलब जैसे जैसे संपत्ति बढ़ी। हाँ, उनका कहना है कि जब जमीन निजी संपत्ति बन गई तो ये सवाल उठा कि ये संपत्ति अगली पीढ़ी को कैसे जाएगी। जन्म आधारित व्यवस्था ने इस समस्या का एक आसान हल दिया। इससे धीरे धीरे काम जन्म से जुड़ने लगा और समाज में कठोरता बढ़ती गई। उनका मेन पॉइंट यह है कि ये व्यवस्था सदियों में धीरे धीरे कठोर हुई, ये रातों रात नहीं बनी। ये एक बहुत तार्किक व्याख्या लगती है कि कैसे इकोनॉमिक चेंजेस ने सोशल स्ट्रक्चर को बदल दिया। लेकिन क्या ये बदलाव पूरे भारत में एक जैसा था? मेरा मतलब है, भारत तो हमेशा से बहुत डाइवर्सिटी वाला देश रहा है। आप एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आए हैं। इतिहासकार उपेंद्र सिंह इसी बात पर जोर देती हैं। ओके। वो कहती हैं कि ये व्यवस्था पूरे भारत में एक जैसी नहीं थी। अलग अलग क्षेत्रों में इसका विकास अलग अलग तरह से हुआ। जिसे हम पैन इंडियन कास्ट सिस्टम कहते हैं, वो शुरुआती इतिहास में मौजूद नहीं था। दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, हर जगह समाज का विकास अपने स्थानीय हालात के हिसाब से हुआ। ये एक रीजनल डाइवर्सिटी का मामला था, जिसे बाद में एक ब्राह्मणवादी ढांचे में फिट करने की कोशिश की गई। और मध्यकालीन भारत के इतिहासकार इरफान हबीब का नजरिया भी इसमें एक और परत जोड़ता है। हाँ, वो बताते हैं
कि बाद में खासकर अर्ली मेडिवल टाइम्स में शासक वर्गों ने इस व्यवस्था का इस्तेमाल मजदूरों और संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए किया। इसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया गया, ताकि किसानों और कारीगरों से सरप्लस वसूला जा सके। और आखिर में हम फिर से कॉलोनियल पीरियड पर आते हैं। निकोलस डिक्स जैसे विद्वान, हाँ, कई विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि ब्रिटिश जनगणना ने समाज की लचीली पहचानों को फ्रीज कर दिया। मतलब जो पहचानें पहले ज्यादा फ्लूइड थीं, जिन्हें बदला जा सकता था, उन्हें सेंसस में एक कठोर कानूनी श्रेणी में बदल दिया गया। अंग्रेजों ने हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछी और उसे हमेशा के लिए लिख दिया। इससे जाति की जो आधुनिक रिजिड समझ है उसे और मजबूती मिली। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों और व्याख्याओं से क्या निकल कर आता है? अगर हमें सब कुछ समेटना हो तो सबूत किस बात का समर्थन करते हैं और क्या सिर्फ एक मिथक है? सबूत इस बात का मजबूती से समर्थन करते हैं कि शुरुआती वैदिक समाज अपेक्षाकृत लचीला यानी रिलेटिवली फ्लेक्सिबल था। वर्ण एक विचार के रूप में मौजूद था, एक कठोर और तयशुदा व्यवस्था के रूप में नहीं। जिसे हम जन्म आधारित कठोरता कहते हैं, वो धीरे धीरे सदियों में आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के साथ विकसित हुई। और जिसे हम आज जाति के रूप में जानते हैं, उसका असली स्वरूप पोस्ट वैदिक काल में बना। हाँ, और समय के साथ और भी कठोर होता गया। और वो बातें जो बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं या जिन्हें हम मिथक कह सकते हैं। सबसे बड़ा मिथक ये है कि ऋग्वेद आधुनिक जाति व्यवस्था का वर्णन करता है। ये बिल्कुल गलत है। ओके। दूसरा, मनुस्मृति को एक सार्वभौम यानी यूनिवर्सल कानून मानना जो हर जगह और हर समय लागू होता था, ये भी ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा मिथक क्षेत्रीय और समय के साथ हुए बदलावों को अनदेखा करना और पूरे भारतीय इतिहास को एक ही चश्मे से देखना। तो संक्षेप में सबूत इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं कि वैदिक काल की शुरुआत से ही एक पूरी तरह से कठोर यानी फुल्ली रिजिड जाति व्यवस्था मौजूद थी। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि जन्म आधारित हायरार्की शुरुआत से ही परमानेंट थी या सोशल मोबिलिटी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बिल्कुल, ये सब बाद के विकास हैं जिन्हें गलती से शुरुआत पर थोप दिया जाता है। ये सब जानना आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? मतलब ये तो इतिहास की बातें हैं, इसका आज की दुनिया से क्या लेना देना? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बहस आज बहुत मायने रखती है। अगर हम जाति के इतिहास को गलत तरीके से पढ़ते हैं तो हम बिना संदर्भ के ऐतिहासिक दोषारोपण करते हैं, यानी हिस्टोरिकल ब्लेम बिना कॉन्टेक्स्ट के लगाते हैं। इससे हम सामाजिक बदलाव की संभावना को भी नकार देते हैं। अगर हम मान लें कि ये व्यवस्था हमेशा से ऐसी ही थी, शाश्वत थी, तो ये विचार भी पनप सकता है कि ये कभी बदल नहीं सकती। मतलब इतिहास को सही से समझना हमें भविष्य को बदलने की उम्मीद देता है। हाँ, इसके विकास को समझना हमें इसकी आलोचना करने की शक्ति देता है, बिना इसे किसी पौराणिक कथा में बदले। ये हमें ये देखने में मदद करता है कि उत्पीड़न ऐतिहासिक है, शाश्वत नहीं। Oppression is historical, not eternal. यानी इसे इंसानों ने बनाया है, ये हमेशा से प्रकृति का नियम नहीं था। बिल्कुल। ये समझ हमें आइडियोलॉजिकल मिसयूज ऑफ द पास्ट से भी बचाती है, जहां इतिहास का इस्तेमाल अपने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरफ का हो। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि जाति व्यवस्था कठोर पैदा नहीं हुई थी, इसे समय के साथ आर्थिक बदलावों, राजनीतिक शक्ति और सामाजिक नियंत्रण के जरिए कठोर बनाया गया। ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का नतीजा है, किसी एक ग्रंथ या एक समय का नहीं। बिल्कुल। इसे शाश्वत या इंटेम्पोरल मानने से हम इतिहास में मानवीय जिम्मेदारी यानी ह्यूमन एजेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सामाजिक व्यवस्थाएं इंसानों द्वारा बनाई और बदली जाती हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि सिस्टम्स बनाए जाते हैं और उन्हें बदला भी जा सकता है। ये एक विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।